Hello everyone, welcome back on your own study platform and that is A1 Tutor and लास्ट अभी आपने जो चैप्टर नंबर 6 है आपका टिश्यू उसको किया था और अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो आपका रिवीजन क्योंकि बेसिकली मैं बायो के वीडियोस अभी इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि बायो में बच्चों को कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई हमें डिफ़िकल्टी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बायो इज़ वेरी इजी, बहुत ही इजी है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यू विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग वेरी क्विकली अगर थोड़ा सा फोकस करें। एंड एज आई सेड डे बिफोर यस्टरडे कि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चाहे कोई भी बात हो, किसी भी काम में आपको प्रैक्टिस से ही आता है। आप फर्स्ट टाइम कुछ भी काम करते हैं, यू स्टार्ट राइटिंग तब भी आपको दिक्कत आती है, लेकिन नाउ अ डेज यू कैन राइट, है ना? कैसे भी लिख सकते हैं, आंखें बंद करके भी लिख सकते हैं आप। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज फॉर क्लास 9th, और उसके बाद हम फिर कोशिश करते हैं कि इसको पूरा कवर करेंगे, बट जितना होगा उतना आज हम इस वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बहुत जल्द ही आज के आज ही दे दूंगी, और नहीं पॉसिबल होगा तो होप आपको इसमें पूरी कंसेप्ट वैसे क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट वन, दैट इज विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट। तो इसमें से हमारा ऑयल यील्डिंग प्लांट कौन है? आपको पता है ऑयल किन किन से मिलता है? आपके घर में मस्टर्ड ऑयल होता है ना? पीनट ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, ये सब ना, सोयाबीन ऑयल होता है, तो आमंड ऑयल होता है। तो किस चीज़ों से निकलता है? आप उसमें से नाम देख लीजिए। लेंटिल, लेंटिल इज द काइंड ऑफ पल्स वी कैन से, राइट? सनफ्लावर, यस, इससे आपका सनफ्लावर ऑयल ऑब्वियसली आपने देखा होगा, बहुत बड़ी सी कैन का एडवर्टाइजमेंट आता है 5 लीटर की, जिसमें सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल का, है ना? तो सनफ्लावर से ऑब्वियसली क्या निकलता है? आपका ऑयल, सनफ्लावर सीड से। नेक्स्ट है आपका कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर वेजिटेबल है, कोई उससे ऑयल नहीं निकलता। हिबिस्कस फ्लावर है, राइट? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल, आपको एक्सप्लेनेशन आई होप ज़रूरत नहीं है इसकी, मैंने आपको बता दिया, राइट? कॉलीफ्लावर वेजिटेबल, हिबिस्कस फ्लावर है आपका, और सिर्फ क्या है, सनफ्लावर से आपका क्या निकलता है? आपका सॉरी उनके सीड से ऑयल। नेक्स्ट आ जाता है विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं? हमारे सीरियल्स होते हैं, अनाज। सीरियल्स कौन होते हैं? अनाज, आपको पता है, गेहूं, बाजरा, चावल, राइट? तो अब इसमें ये देख लीजिए अनाज से हटके कौन है। तो राइस आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, मिलेट यानी बाजरा आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, सॉर्गम इट इज अगेन अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, एक तरीके से फॉडर क्रॉप के फॉर्म में भी यूज होता है। नेक्स्ट है आपका ग्राम। ग्राम में पल्स होता है एक टाइप की कैटेगरी में, राइट? तो ग्राम क्या है? आपका प्रोटीन सोर्स है, चने, राइट? नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। तो लेट्स सी, राइट वाइट रेवोल्यूशन इज मीन्ड फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। देखो व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? ऑफ कोर्स सही बात है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स फिश प्रोडक्शन के लिए, है ना? नेक्स्ट है इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एनवायरमेंटल क्वालिटीज इज कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है, हमें प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, बट इस चक्कर में हमें अपने नेचर को किसी भी वे में हार्म नहीं करना, राइट? हमें उसको भी मैटर करते हुए, ध्यान में रखते हुए चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है कि भाई आज हमें जो ये फील्ड यूज़ करनी है वो लाइफ टाइम आगे भी हमें करनी है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी करनी है, तो हर चीज़ को करना है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है नन ऑफ अबव। तो सारे स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो रॉन्ग कोई नहीं है, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी। कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? तो इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, हमें प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स का हम अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना रहे हैं, राइट? तो इजी एक्सेस ऑफ पीपल टू द फूड ग्रेन, हाँ भाई देखो खाना सबको चाहिए, तो इजीली सबको अवेलेबल होना ज़रूरी है फूड ग्रेन। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द ग्रेन, एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स दे कांट परचेज देयर नेसेसरी मटेरियल, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये क्लोथिंग वगैरह ये कुछ भी नहीं गेन कर सकते जब तक कि कोई भी पर्सन क्या करेगा, अर्न नहीं करता होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ऑल दी अबव, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सी चीजें जरूरी है? तो ऑफ कोर्स तीनों चीजें जरूरी है ना? नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, हमें इनमें से करेक्ट निकालना है। देखो हाइब्रिडाइजेशन मींस क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर, यस बिल्कुल सही बात है। देखो हम लाइक क्रॉस करा रहे हैं पी के प्लांट्स में, लेकिन दोनों प्लांट अलग अलग है,
तो जेनेटिकली डिसिमिलर है, स्पीशीज भले ही एक है बट प्लांट अलग है ना, तो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है, और फर्टिलाइज होके जो जाइगोट से नया सीड बनेगा तो वो हाइब्रिड हो जाएगा, राइट। तो वो क्या होता है, इसका मतलब डिसिमिलर जो प्लांट है, कैसे डिसिमिलर है, जेनेटिकली डिसिमिलर है, राइट। ना क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज, वेराइटी के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है, इंटरवेराइटल, स्पीशीज के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है, इंटर स्पीशीज, राइट। तो स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नो, गलत है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग जीन टू डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू प्लांट गिव्स जेनेटिक, बिल्कुल सही बात है। देखो जीएमओ होता है एक, जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी जिसके हमने जीन में चेंज करके उसको मॉडिफाई करके अलग ऑर्गेनिज्म बना लिया। अलग मतलब ऐसा नहीं है कि चूहे से शेर बना लिया, नहीं, उसके कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर को हमने इम्प्रूव कर लिया है बहुत अच्छे से, ताकि उससे हमें कोई बेनिफिट जो मिल रहा था वो और अच्छे से मिल पाए। वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को लेकर हो सकता है, किसी प्रोडक्शन की क्वांटिटी को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज को। तो प्लांट्स में अगर हम बात करें वीड कंट्रोल के लिए हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं इनके। तो प्लांट हो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं, और एनिमल हो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कहते हैं। तो उसमें अगर हम जीन डालें अपनी चॉइस से, जो हमें जरूरत है उस प्लांट के कैरेक्टर होने की, तो उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे फर्स्ट भी सही था, सेकंड भी सही है। थर्ड क्या है, क्रॉस बिटवीन प्लांट ऑफ टू स्पीशीज इज कॉल्ड इंटर वेराइटल। देखो स्पीशीज की बात हुई तो वेराइटी कहाँ से हो गई ना, राइट। चलिए तो लेट्स सी कौन सा है आपका फर्स्ट एंड थ्री, कहाँ पे है देखें। तो ए ऑप्शन में आपका फर्स्ट एंड थ्री ही है, तो ये ए वाला ही आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट। वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट। देखो वीड मतलब अनवांटेड प्लांट जो अननेसेसरी ग्रो हो जाते हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ। अब ऑब्वियसली वो उसी सॉइल में उसके नियर बाय ग्रो हैं, तो क्या करेंगे, किसी भी प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट कैसे करेंगे, उससे फूड के लिए compete करेंगे। फूड के लिए compete करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी रूट स्प्रेड करनी पड़ेगी, तो जगह कम छोड़ेंगे मेन क्रॉप के लिए। देन वो रूट्स वाटर भी लेंगी, है ना, वाटर भी लेंगी, मिनरल्स भी लेंगी। तो जो वाटर मिनरल हम अवेलेबल अपनी मेन क्रॉप को कराना चाहते हैं, वो ये भी अब्जॉर्ब करेगा, तो उनके लिए वो शॉर्टेज हो जाएगा। देन स्पेस की शॉर्टेज, न्यूट्रिशन की शॉर्टेज, सनलाइट के लिए उसको मतलब एक तरीके से compete करना, तो हर चीज के लिए उससे कंपटीशन करेगा, जिसके कारण हमारी जो मेन क्रॉप है उस पर अफेक्ट हो जाएगा। तो वीड अफेक्ट द क्रॉप प्लांट बाय, कैसे, किलिंग द प्लांट, मारता नहीं है बट उससे कंपटीशन करता है। डोमिनेटिंग द प्लांट टू ग्रो, डोमिनेट भी नहीं करता है, राइट। कंपीटिंग फॉर वेरियस रिसोर्स, ये बात बिल्कुल सही है, अलग अलग रिसोर्सेज के लिए compete करता है। तो कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्राइंट, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ हनी बी इज एन इटालियन स्पीशीज। इसमें से इटालियन कौन है, देखो आपका जो एपिस मेलिफेरा है, दैट इज इटालियन। एपिस सिरेना इंडिका अपनी इंडियन स्पीशीज है, राइट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी यहाँ पे अपायरी वर्ड बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज अपायरी, ठीक है। एपीकल्चर आपको पता ही है, हनी बी की रियरिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग, राइट। तो अपायरी मतलब वो एरिया जहाँ पे हम हनी बीज को रखते हैं टू कलेक्ट द नेक्टर। किसी भी रीजन में हम क्या करते हैं, ले जाते हैं उनको जहाँ पे क्रॉप फिलहाल फ्लावरिंग की कंडीशन में है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी हम उसको रखेंगे उन कार्टन्स को, ताकि उसमें से जो बीज हैं वो जाके नेक्टर कलेक्ट करके वापस आए, तो उसको अपायरी बोलते हैं, राइट। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट मैन्योर। देखो मैन्योर आपको पता ही है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ये देखो, मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, ये भी बात सही है। वो बहुत स्पेशियस होता है, लेबरस होता है, क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट उसमें कम होता है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो वाटर की जो ह्यूमस के कारण वाटर होल्डिंग, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, बहुत बढ़िया कर देते हैं, बेस्ट कर देते हैं। इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यस, ह्यूमस ऐड हो गया ना, और ह्यूमस एमॉर्फस सब्सटेंस है। इट हेल्प इन ड्रेनिंग आउट द एक्सेस वाटर फ्रॉम क्ले सॉइल, नहीं, ये ड्रेन करने में नहीं हेल्प करता। इट्स एक्सेसिव यूज ऑफ पॉल्यूट्स एनवायरमेंट, नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये डिग्रेडेबल है, राइट। तो लेट्स से इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हमारी कौन सी हो जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सही बात है, कहाँ है, बी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैटल हस्बेंड्री इज डन बाय द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग पर्पस। देखो कैटल मतलब गाय भैंस हम क्यों रखते हैं, सबको पता है, मिल्क के लिए, खेतों के काम के लिए, है ना। अब वो एग तो देंगे नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मीट प्रोडक्शन के लिए, देखो इंडिया में तो बहुत रेयर यूज होता है,
कुछ कुछ ही शायद यूज करते होंगे, कैटल को नहीं करता कोई। बेसिक उसका पर्पस है मिल्क एंड एग्रीकल्चर, इसलिए आपको ध्यान होगा मिल्क को हम क्या बोलते हैं, मिल्च एनिमल्स, राइट। और जो एग्रीकल्चरल वर्क के लिए बुल वगैरह यूज होते हैं उसे ड्रॉट एनिमल कहते हैं, राइट। आई होप क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना, अच्छा यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी देखो, मैंने कहा था ना थर्ड पॉइंट भी आप इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे इनका यूज फॉर मीट प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो लेट्स सी विद द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन कैटल ब्रीड। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो आप दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो आपका कौन सा, बॉस इंडिकस, दूसरा आपका कौन सा, बॉस ब्यूबिलिस। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, बुफेलो की क्या है, कैटेगरी है। इज दैट क्लियर, बॉस इंडिकस एंड बॉस ब्यूबिलिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है एक तरीके से बाहर की कोई भी ब्रीड। अब ब्राउन तो कोई ब्रीड ही नहीं होती है, जर्सी स्विस भी कोई नहीं होती है, जर्सी होती है और ब्राउन स्विस होती है। तो एक्सोटिक यानी फॉरेन ब्रीड कौन सी है, जर्सी एंड ब्राउन स्विस, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज, किस लिए किया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग, देखो एग प्रोडक्शन के लिए सही बात है, फेदर नहीं, रॉन्ग है। चिकन मीट सही बात है, मिल्क तो कोई हैन कोई मिल्क नहीं देता, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया एग प्रोडक्शन, जिसे हम लेयरिंग बोलते हैं, राइट। और चिकन प्रोडक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, आपको ध्यान आ रहा होगा, ब्रॉयलर्स। ठीक है, तो लेयरिंग एंड ब्रॉयलर्स के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, पोल्ट्री फाउल्स आर ससेप्टिबल टू द फॉलोइंग पैथोजन। पैथोजन मतलब कोई भी फॉरेन एजेंट जिससे कोई भी बीमारी कॉज होती हो, तो आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, जितने भी कॉस्टिव एजेंट है वो सभी इसको बीमारी कॉज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो बीमारी सभी की वजह से होती है, तो हमें ऑल दी अबाउट टिक करना पड़ेगा, राइट। वायरस की वजह से H1N1 फ्लू की प्रॉब्लम जैसे आप लोगों ने सुनी होगी, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इनको, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेस इज अ सरफेस फीडर। देखो आपको कंपोस्ट फिशिंग पता होगा, है ना, कंपोजिट फिशिंग में आपने पढ़ा होगा कि हम एक से ज्यादा जब भी कोई भी फिशेस की फार्मिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वाटर बॉडी में इस टाइप से फिशेस की स्पीशीज को सिलेक्ट करते हैं कि एक तो यहाँ फीड करने वाली हो, एक मिडिल रीजन में और एक बॉटम में, तो जिससे इजी हो जाता है एक समय में एक से ज्यादा स्पीशीज को ब्रीड करना, और दूसरे एक दूसरे को वो compete ना करती हो, हार्म ना करती हो, एक दूसरे पे प्रे नहीं करती हो, तब ये बेनिफिट है। तो इसमें से सरफेस फीडर कौन है, कैटलास, राइट। कौन है, कैटला। कैसे याद रखेंगे, बड़ा इजी तरीका है, कैट्स की जो फर होती है ना, वो कैसी होती है, बहुत स्मूथ होती है, तो उनकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, तो कैटला याद रह जाएगा, राइट। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री आपको पता ही है क्या होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि एनिमल ब्रीडिंग, सही बात है। कल्चर ऑफ, नहीं कल्चर नहीं होता यहाँ, देखो टिश्यू कल्चर टेक्निक थोड़ी ना यूज हो रही है। एनिमल लाइफ स्टॉक, बिल्कुल सही बात है। रियरिंग ऑफ एनिमल, बहुत सही बात है, तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट। कल्चरिंग का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। Which one of the following nutrient is now not available in fertilizer। फर्टिलाइजर में क्या नहीं होता है, देखो नाइट्रोजन होता है, यस, फॉस्फोरस होता है, यस, पोटेशियम भी होता है, लेकिन आयरन नहीं होता भाई, राइट। आयरन कहाँ से मिलता है, सॉइल से, फर्टिलाइजर से नहीं। नेक्स्ट आ जाता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर अडॉप्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, क्या क्या होते हैं। देखो आपको बहुत बार समझाया गया है कि कभी भी अनाज को ड्राई करना होता है सबसे पहले, तो हार्वेस्टिंग के बाद, फिर उसमें रोडेंट कंट्रोल के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए कुछ सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, इवन नेचुरल मटेरियल लाइक नीम की लीफ वगैरह यूज की जाती है ना। तो ये सारे मेथड आप देखिएगा, फिर उसके बाद उनको क्लीन स्टोरेज एरियाज में रखा जाता है, मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, और जो आपकी ग्रैनरीज हैं वहाँ पे बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन ना हो, है ना, किसी भी तरह का स्पॉइलेज या वेस्टेज ना हो। तो क्या क्या हो सकता है, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर डिसजॉइनिंग, सही बात है, फ्यूमिगेशन, बिल्कुल सही बात है, तो ऑल दी अबव बन जाएगा। फ्यूमिगेशन मतलब आपका वहाँ पे भी जो स्प्रे वगैरह करके जितने भी पैथोजन वगैरह हैं उसको हार्म किया जाए, जो पेस्ट वगैरह हो जाते हैं उनको नुकसान किया जाए, ताकि इसको हार्म ना करे फसल को।
ना इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गए। अभी देखो, अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो हमने बात की थी ना, कैटल क्या है, कैटला सरफेस फीडर है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, रोहू क्या है, रोहू अपनी मिडिल जोन है। और जो आपकी सी ऑप्शन है ये क्या है, आपकी बॉटम फीडर है। और फिश फार्मिंग यानी कल्चर फिशिंग होता है, राइट। तो आई होप ध्यान रहेगा, रोहू मिडिल। और देखो कैसे याद रहेगा, CRM, CRM, इसको ऐसे ही लिखना है। तो ये सरफेस फीडर, ये मिडिल फीडर, और ये आपकी क्या हो गई, बॉटम फीडर। ठीक है, CRM, C कैट, R रूम में, M माउस को पकड़ने गई, बड़ा इजी है। कैटला रोहू से रूम और माउस को पकड़ने गई, तो माउस तो अंदर ही छुपेगा, तो अंदर कौन छुप गया, मृगल, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में देखते हैं जल्दी से कि पिजन पी है ना, पिजन पी आपकी बेसिकली किसका गुड सोर्स है, तो पी यानी एग्जैक्टली क्या है, पल्स का। तो पल्स यानी प्रोटीन, तो किसका सोर्स हो गया, प्रोटीन का। नाउ बिरसम एक क्या है, गाय भैंस का चारा है, तो फॉडर क्रॉप है, कैसी है, जवार बिरसम, ये सब चीजें आपने कॉमनली सुनी होंगी। मोस्टली आप लोग विलेजेस से बिलोंग करते हैं, या नहीं भी बिलोंग करते तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने अपने घर वालों से, किसी बड़ों से ये नाम सुने होंगे। तो बिरसम, जवार, दे ऑल आर फॉडर क्रॉप। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, रवि को सर्दी लगती है, तो सर्दी लगती है दैट मीन्स हम गेहूं कब उगाते हैं, विंटर्स में उगाएंगे। और कब हार्वेस्ट करते हैं, होली के पास यानी मार्च अप्रैल में, तो गर्मियों में काटेंगे। तो रवि को क्या लगी, ठंड, तो ठंड में उगने वाली रवि क्रॉप, राइट, बी बना लेना इसका। फिर खरीफ क्रॉप कौन होती है, खरीफ को क्या, बारिश चाहिए, के से आप बना लो बी, बारिश, है ना, या के से आप बना लो आर, तो रेनी सीजन में होने वाली। तो खरीफ क्रॉप कब होती है, रेनी सीजन में। तो इजी हो जाएगा आपके लिए। आर रिच इन विटामिन, देखो फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं, विटामिन रिच होती है फ्रूट एंड वेजिटेबल। डैश क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, अभी बताया था रवि, है ना, तो रबी क्या है, विंटर क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएम, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइम पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अब ये प्लांट है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोल देंगे हम, और एनिमल है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बोल देंगे। अब यहाँ बात हो रही है व्हाट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, क्या कौन सी होती है, नेम एनी वन सच क्रॉप विच इज ग्रोन इन इंडिया, ऐसी कोई भी क्रॉप जो इंडिया में ग्रोन होती है। देखो इसमें से बेसिकली हम बात करें तो आपका एग्जाम्पल है बीटी कॉटन का, है ना, गोल्डन राइस का, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, राइट, बीटी ब्रिंजल का। बट आपको यहाँ इस आंसर के हिसाब से देखिए क्या देखना है कि कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो किस लिए होता है, इसमें बीटी यूज होता है, बीटी यहाँ पे बट लिख दिया गलती से, बीटी है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये एक जो जीन एक्सट्रैक्ट आउट करके इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि वो जीन क्या करता है एग्जैक्टली एक ऐसा इंसेक्ट जैसे ही उसको खाएगा ना, उसके जो ये एक टाइप का क्या बनाता है, वी कैन से प्रोटॉक्सिन बनाता है, इनएक्टिव टॉक्सिन। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कुछ इंसेक्ट को ही हार्म करते हैं, हर एक को नहीं करते हैं। तो जैसे ही वो इंसेक्ट इसको गलती से खा लेगा ना, तो उसके पेट में जाके इंटेस्टाइन के जो एल्कलाइन एनवायरनमेंट में जाते ही वो जल्दी से अपने आप को एक्टिव कर लेता है क्रिस्टल, और उसकी वजह से उसका इंटेस्टाइन पोरस हो जाता है और वो मर जाता है। तो इसका मतलब ये जो कॉटन प्लांट है ये क्या हो गया, अपने आप ही सेल्फ रेजिस्टेंट बन गया, हमें कोई पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमें केमिकल का यूज भी नहीं करना पड़ा, सॉइल और एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं हुआ और बायोमैग्निफिकेशन भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये फायदा कर रहा है। तो इसका मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी है, जो डेवलप की जाती है एक नया जीन इंट्रोड्यूस करने से, कहाँ से, ऑफ कोर्स कहीं और से, बाहर से, राइट, जो हमें कोई भी डिजायर्ड कैरेक्टर देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो क्रॉप विच हैव बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग, क्या किया हमने उसमें, इंट्रोड्यूस कराया क्या, नया जीन, जो क्या करेगा, ऑफ कोर्स उसमें हमें डिजायर्ड कैरेक्टर देगा। बट कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ जीएम, यहाँ बट नहीं आएगा, क्या बोला मैंने अभी, बीटी,
बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है, जो क्या बनाता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाता है इसमें नया जीन ऐड करने की वजह से, जो कहाँ से लिया जाता है, एक बैक्टीरिया से। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो मैं बता रही हूँ बैक्टीरिया का नाम है। नाउ लिस्ट आउट यूजफुल ट्रेट इन इम्प्रूव्ड क्रॉप, कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो किसी भी अच्छी क्रॉप में हाई यील्ड होनी चाहिए, यानी उसकी उपज जो है, जो हमें अनाज मिलेगा वो ज़्यादा होना चाहिए। न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए का जो आपका प्रिकर्सर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जल्दी से हमारी आईज वगैरह की जो रिकवरी होने में हेल्प होती है, विटामिन ए की सप्लाई होने में हेल्प होता है। नाउ रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस होना चाहिए, भाई माइक्रो वगैरह से रेजिस्टेंट हो जाए, है ना। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब एडवर्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एनवायरमेंट या सैलिनिटी वगैरह से, स्ट्रेस वगैरह से क्या कर सके, रेजिस्टेंट हो। चेंज इन मैच्योरिटी हो जाए, भाई हमें जल्दी चाहिए तो टाइम से थोड़ा सा और जल्दी वो क्रॉप मैच्योर होता हो, हार्वेस्ट करने में इजी होता हो। उसमें अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अलग अलग कंडीशंस में खुद को अडेप्ट करने में। डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, भाई शॉर्ट प्लांट चाहिए, लॉन्ग प्लांट चाहिए, फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए, फ्रूटिंग ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से। नाउ व्हाई इज ऑर्गेनिक मैटर इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, हमें ऑर्गेनिक मैटर क्यों ज़रूरी है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो ऑर्गेनिक मैटर इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन बिकॉज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर, है ना। ऑर्गेनिक मैटर यानी तुम्हारा बेसिकली जो ह्यूमस वगैरह है, क्या करता है, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाता है, राइट। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किसकी वजह से होता है बताया था, ह्यूमस, राइट। सॉरी, आगे देखते हैं। ऐसे ही इन क्लेई सॉइल लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज, पानी को जाने में हेल्प करता है। क्लेई सॉइल में जो पानी है वो इकट्ठा ना हो उसमें हेल्प करता है। पोरोसिटी बढ़ाता है ना, बिकॉज एयरेशन बढ़ाता है। चलिए, तो व्हाई इज एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर डेट्रीमेंटल फॉर एनवायरनमेंट, जो फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा करने से नुकसान क्यों होता है, क्योंकि ये एक टाइप का केमिकल है, और केमिकल क्या करता है, पॉल्यूट करता है, किस तरीके से, सॉइल को, वाटर को, आपकी इवन फूड को भी एक तरीके से हार्मफुल बना देता है, जो हमें बायोमैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम के कारण एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है केमिकल अलग अलग लेवल्स पे ऑर्गेनिज्म में। तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर क्या कर रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, as their residual and unused amount will become pollutant. ऑफ कोर्स एयर में फ्यूम्स के फॉर्म में, वाटर में बारिश के पानी के साथ बह के चला गया या ग्राउंड वाटर में चला गया इरिगेशन के टाइम पे, और सॉइल का तो पीएच गड़बड़ करता ही है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बुरी कर देता है, राइट। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ इनके वन वर्ड्स बताने हैं आपको। तो फार्मिंग विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, बिना केमिकल के कौन सी फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ग्रोइंग ऑफ व्हीट ग्राउंडनट ऑन द सेम फील्ड, एक ही साथ दोनों चीजों को लगाया तो मिक्स क्रॉपिंग, है ना। देखो आपकी जो ग्राउंडनट है वो क्या करेगी, नाइट्रोजन ऐड करेगी, और व्हीट उसको इजीली यूज कर लेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेस फर्टिलाइजर का यूज। नाउ प्लांटिंग सोयाबीन एंड मेज इन अल्टरनेट रो, ऐसे ये कोई फील्ड है, यहाँ मेज सोयाबीन, मेज सोयाबीन, तो एक के बाद एक, तो इसे हम बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। देखो क्रॉपिंग के डिफरेंट मेथड होते हैं। मिक्स क्रॉपिंग यानी हमने पूरे में स्प्रेड करके मिक्स करके क्रॉप्स को ग्रो कर दिया। एक पैटर्न में लगाया तो इंटर क्रॉपिंग, और एक एक करके लगाया, अभी एक फसल है उसके हार्वेस्टिंग के बाद दूसरी लगाई तो उसे क्रॉप रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। नाउ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन, एक के बाद एक, तो उसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। जैंथियम एंड पार्थेनियम, ये एक वीड है, अनवांटेड प्लांट। कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर एनी डिजीज को क्या बोलते हैं, पैथोजन। नेक्स्ट आ जाता है कैटल यूज फॉर टिलिंग एंड कार्टिंग, ये तुम्हारा खेतों में इस्तेमाल आ गया, कौन होते हैं, ड्रॉट एनिमल्स, राइट। इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन कौन सी है आपकी, असील, बिल्कुल सही बात है। साहिवाल और रेड सिंधी क्या है आपकी, लोकल ब्रीड, कैटल्स की लोकल ब्रीड है आपकी। मिल्च यानी मिल्क प्रोडक्शन, थोड़ी देर पहले ही बताया था, चिकन बैटर फेड फॉर ऑब्टेनिंग मीट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रॉयलर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ लो रेनफॉल इन अ विलेज, कम बारिश हुई है ना पूरे साल भर, तो क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें जो क्रॉपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो कुछ ऐसी चीजें यूज करनी पड़ेंगी कि भाई जिससे हम इरिगेशन का सोर्स देख सके। दूसरा हम क्या करेंगे, ऐसी फसल यूज करें जो ड्रॉट वगैरह के लिए रेजिस्टेंट हो, है ना, एडवर्स कंडीशन वगैरह में भी इजीली क्या कर सके, ग्रो कर सके।
तो कुछ तो हमें देखना पड़ेगा। तो फार्मर ऑफ लो रेनफॉल एरिया विल सजेस्टेड टू बी प्रैक्टिस फार्मिंग विद रफ ट्रिस्टेंट, यानी सूखे में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए कोई ऐसी फसल, और जल्दी से मैच्योर हो सके ऐसी वेराइटी, राइट। टू इनरिच द सॉइल, हम ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस ऐड करें ताकि इरीगेशन का जो पानी है वो उसमें एब्जॉर्ब होके रह सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप द फॉलोइंग, टैबुलेट देम एज एनर्जी यील्डिंग, प्रोटीन यील्डिंग, ऑयल यील्डिंग, फॉडर क्रॉप। देखो एनर्जी यील्डिंग यानी कार्बोहाइड्रेट, तो वीट आपकी कार्बोहाइड्रेट है, राइस है, देन आपका आ जाते हैं लेंटिल, तो प्रोटीन सोर्स है। एक मिनट, आप आ जाइए, ये सारे आपके क्या है, दो आपके एग्जाम्पल हो गए, मक्का, राइस और वीट, ये तीनों क्या हो गए आपके एग्जाम्पल सीरियल्स के। सीरियल यानी कार्बोहाइड्रेट सोर्स और कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी यील्डिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ऑयल के लिए। तो ऑयल में आप देखें यहाँ पे कौन है, सोयाबीन है ना, ग्राउंडनट है, कैस्टर्ड है, कैस्टर है और मस्टर्ड है। लेकिन ग्राउंडनट आपका प्रोटीन यील्डिंग भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। सोयाबीन भी आपका प्रोटीन में भी आता है, लेकिन इनके ऑयल भी बनते हैं। नेक्स्ट है बरसम, फॉडर क्रॉप है ना, सूडान ग्रास फॉडर क्रॉप है। आपकी प्रोटीन यील्डिंग कौन सी है, पिजन ग्राम हो गया, लेंटिल्स हो गया। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप देखिए यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो ग्राम यहाँ भी यूज होता है और ऑयल में भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी ग्राम नहीं, ग्राउंडनट, सॉरी सॉरी, ग्राम तो सिर्फ प्रोटीन सोर्स है। पिजन ग्राम, राइट, लेंटिल्स, सोयाबीन, ये सारे क्या है आपके प्रोटीन यील्डिंग, लेकिन सोयाबीन यहाँ पे भी यूज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑयल यील्डिंग में, मूंगफली का तेल बनता है ना, कैस्टर ऑयल का तेल होता है, राइट, कैस्टर ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल तो कॉमनली यूज होता है, एंड सोयाबीन ऑयल होता है। फॉडर क्रॉप यानी जो गाय भैंस का चारा होता है, तो सुडान ग्रास, ओट, बरसम एंड ऑल। डिफाइन द टर्म हाइब्रिडाइजेशन एंड फोटो पीरियड। देखिए फोटो पीरियड तो खैर अभी ज्यादा डिटेल आपका नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो लाइट, फोटो यानी लाइट और पीरियड यानी ड्यूरेशन, तो बड़ा इजी डेफिनेशन है ये। तो फोटो ड्यूरेशन, फोटो पीरियड यानी ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जो किसी भी प्लांट के लिए उसको अवेलेबल है, तो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अवेलेबल टू द प्लांट। और ये क्या करता है, किसी प्लांट को कम चाहिए किसी को ज्यादा चाहिए, तो उसी हिसाब से हम सीजनल क्रॉप ग्रो करते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे वीट का ही ले लो एग्जांपल, जब उसको ग्रो किया जाता है तो उसका फोटो पीरियड कम होता है, लेकिन मैच्योरेशन के टाइम पे उसको ज़्यादा चाहिए। तो इस समय पे अभी कटाई होने वाली है, तो अब उसको ज़्यादा ड्यूरेशन मिल रहा है एक्सपोजर का सनलाइट, तो जिससे वो अच्छे से मैच्योर होगा, राइट। नाउ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो पीरियड, अभी बताया था ग्रोथ को, फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, बेसिकली फ्लावरिंग को ज़्यादा अफेक्ट करता है। नाउ खरीफ क्रॉप आर कल्टीवेटेड, खरीफ यानी बारिश वाली, तो बारिश कब से शुरू होने वाली होती है, जून से आपके अक्टूबर तक, है ना। तो रेनी सीजन वाली बेसिकली क्रॉप जो हो गई, तो जून टू अक्टूबर। रबी क्रॉप ठंड में बताया था ना, नवंबर टू अप्रैल। नाउ पैडी मेज, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम क्या है, खरीफ क्रॉप है ये सारी, कैसी है, रेनी सीजन वाली। मक्का आपका भून के खाते हैं बारिश के मौसम में, राइट, तो इसका मतलब ऐसे याद आपको रह जाएगा, मेज, है ना, ग्रीन ग्राम वगैरह सब। नेक्स्ट आ जाते हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे क्या है, रबी क्रॉप है। गेहूं, चने, है ना, मटर, मस्टर्ड, ये सारे कब उगाए जाते हैं, ठंड में। नाउ ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंडीशन, कैसे। अब डिफरेंट क्रॉप एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी को ठंड ज़्यादा चाहिए, किसी को गर्मी ज़्यादा चाहिए, किसी को फोटो पीरियड कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, टेम्परेचर, फोटो पीरियड डिफरेंट हो सकता है, जिससे उनका ग्रोथ और लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। नाउ देर आर सम क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जिसे खरीफ बोलते हैं, के से आर बना लो, बताया था ना, रेनी सीजन। और some crops are there which are grown in winter season, तो रबी क्रॉप। a total of dash nutrient are essential to plant, कितने nutrients essential होते हैं, 16, right, 16 essential nutrients होते हैं। next है dash and dash are supplied by air, देखो कभी भी प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू क्या जाता है, कार्बन, है ना, और ऑक्सीजन, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन पहुंच गया और O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज सप्लाइड बाय वाटर टू प्लांट, अब वाटर क्या होता है, H2O,
तो H2O क्या दे रहा है, ऑक्सीजन तो वहां से मिल ही गया, हाइड्रोजन दे रहा है। ना सॉइल सप्लाई कितने न्यूट्रिएंट देता है, 13, होते कितने एसेंशियल अभी बताया था, 16। डैश न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, उन्हें मैक्रो वर्ड होता है बड़ा, माइक्रो होता है छोटा, तो लार्ज क्वांटिटी पूछा तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, मैक्रो 6। और जो माइक्रो होते हैं जो कम क्वांटिटी में चाहिए कितने होते हैं, 7। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का क्या डिफरेंस है जल्दी से देख लेते हैं। तो कंपोस्ट यानी बेसिकली जो कहाँ बनाया जाता है, देखो वो चीजें जो आपके घर के वेस्ट से बनाई जाती हैं, है ना, लाइफ स्टॉक वेस्ट से बनाई जाती हैं, वेजिटेबल वेस्ट वगैरह आपका घर का है, एनिमल रिफ्यूज है, डोमेस्टिक वेस्ट है, स्ट्रॉ वगैरह है, इरेडिकेटेड वेस्ट है, इन सबको डिकम्पोज करके बनाया जाता है ना, जिसे मैन्योर कहते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, जितने भी सेम वेस्ट को हमने किसकी हेल्प से बनाया, अर्थवॉर्म्स की हेल्प से। जो रेड वर्म्स हैं एक अर्थवॉर्म का ही टाइप है, जिनकी हेल्प से इजीली हम क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट करते हैं। ठीक है, जो उनको डिकम्पोज होने से पहले ही एक बहुत जल्दी ह्यूमस में चेंज करने में हेल्प करते हैं। अरेंज दी स्टेटमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस में लगाना इनको। तो ग्रीन प्लांट आर डिकम्पोज्ड इन सॉइल, ग्रीन प्लांट आर कल्टिवेटेड फॉर प्रिपेयरिंग मैन्योर, क्रॉप प्लांट पार्ट आर यूज, प्लांट आर प्लग्ड एंड मिक्स्ड। तो सबसे पहले तो प्लांट लगाएंगे ना, हाँ या नहीं, तभी तो उसको क्या करेंगे, प्लग कर देंगे, यानी उसी में उसकी जुताई करेंगे, प्लगिंग यानी मिक्सिंग इन सॉइल। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज होने देंगे, और फाइनली वो क्या हो जाएगा, ग्रीन मैन्योर बन जाएगा। एन इटालियन बी वेराइटी, देखो अभी थोड़ी देर पहले भी आया था वहां पे। तो इटालियन बी वेराइटी कौन होती है, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, किस लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए। अब उसके फायदे क्या हैं ये देखो, स्टिंगलेस है, डंक नहीं मारती है, हाई हनी प्रोडक्शन है उसका, हनी ज़्यादा बनाती है। देन स्टे इन गिवन बी हाइव फॉर लॉन्ग पीरियड एंड ब्रीड वेरी वेल, वहीं पे रहती है और ज़्यादा अच्छे से ब्रीड कर पाती है। नाउ इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हायर इनपुट गिव्स हायर यील्ड, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, जैसा आप वो कहते हैं ना, जैसा मीठा, जैसा गुड़ वैसा मीठा, राइट। तो सेम बात यहाँ पे, आप जैसा उसमें क्रॉप के लिए मटेरियल डालेंगे, मैन्योर वगैरह ऐड करेंगे, जैसा सीड यूज करेंगे, तो वैसी तो फसल होगी ना। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हायर इनपुट होगा तभी तो हायर यील्ड होगी। इसका मतलब हायर मनी इनपुट का मतलब कैसे होगा, हायर मनी इनपुट, उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें चाहिएंगी लाइक न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो उसके लिए आपको मैन्योर चाहिएगा, वर्मी कंपोस्ट चाहिएगा, या फर्टिलाइजर चाहिएगा, right? तो financial condition of the farmer allow them to take up the different farmer practices, even नई नई tools वगैरह यूज कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से परचेज करना पड़ेगा ताकि कैपेसिटी इनहेंस हो सके और क्रॉप बहुत अच्छी और बढ़िया प्रैक्टिस कर सके, राइट। नेक्स्ट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नाउ जस्ट लर्न दीज वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो बहुत बड़ी आपको चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी। एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, आपको और भी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड कीप लर्निंग, वर्क हार्ड, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।